सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए अभ्यास प्रश्नों को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है। इसके पहले के हमने वीडियो बना चुके थे। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम चित्र बनाएंगे तब इसको कर पाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। हमने वृत्त बनाया है, यहां केंद्र मान लिया। इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है ए। सवाल कहता है ना, लेकिन ना एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहां से एक स्पर्शरेखा जा रही है, ये इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? हमने पढ़ा था एक वृत्त होता था हमारा, वृत्त में ये स्पर्शरेखा होती थी, एक बिंदु पर स्पर्श करते जाए तो वही ये स्पर्शरेखा है। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें ये त्रिज्या निकालना। ना मान सके तो मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है और ये B है, तो हम देख रहे हैं, हमें मालूम था किसी वृत्त में त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है, ये स्पर्शरेखा है। हमें मालूम है कि इस वृत्त में त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ये जो कोण बनता है वो 90 का बनता है। डेफिनेटली ये जो कोण होगा ये स्पर्शरेखा हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। ये जो कोण है वो कितने का है? हमारा 90 का होगा। क्लियर? अब हम मालूम है 90 के सामने की भुजा किसी त्रिभुज बन गया वो, ये भी 90 अंश के सामने की भुजा है वो कर्ण कहलाती है। तो ये 90 अंश के जस्ट सामने कौन सी भुजा? OA है। ये क्या है? कर्ण है। यदि इस कोण की बात हो रही हो तो कोण के सामने की भुजा कहलाती लंब, कैसा मुख भुजा, और जिस पर ये कोण बनता है वो कहलाता आधार। सही है? हम यहां लिखेंगे 14 का अथवा कहा है ये त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, कल भी 2 बार लगाया था हमने, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इनको आगे पीछे ले सकते, लंब पहले आधार बाद में लिख सकते हैं, लेकिन कर्ण एक तरफ होता है। अब कर्ण क्या है? 5, तो 5 की घात 2। कर्ण का मान 5 है, 5 की घात 2। आधार, जे आधार कितना? 4 की घात 2। लंब नहीं मान, लंब क्या है? अपना R है, वृत्त की त्रिज्या है वो R का वर्ग लिख दिया। हमें मालूम है 5 का वर्ग का मतलब क्या होता है? 5 का वर्ग का मतलब होता है 5 गुणित 5। 5 का 5 में 2 बार गुणा, 5 पंजे हुआ 25, तो ये 25 लिख दिया। 4 का वर्ग का मतलब क्या होता है? 4 गुणित 4 2 बार, 4 चौको 16, ये मैंने यहाँ 16 लिख दिया। हमेशा बराबर के बराबर लगाते जाओ, सवाल अच्छा समझ में आता और कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती। अब क्या करते थे, हम R का मान निकाला, इसको इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो 25 यहीं पर है, ऋण 16 बराबर R की घात 2। ये 16 इधर लाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे, पक्षांतर कर रहे हैं, ये धन के इधर आएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। सही है? और 25 में से हम 16 कम करेंगे तो 9 बचेंगे, 9 बराबर R की घात 2। अब क्या करेंगे? 9 के गुणनखंड निकालेंगे हम, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो क्या लिख सकते हैं हम? 3 की घात 2 बराबर R की घात लिख सकते हैं सर। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो R बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही वृत्त की त्रिज्या होगी, उत्तर हो गया। इस तरह से हमने 14 का अथवा क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन नंबर 15 था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश का है। ऐसा वृत्त है, इस वृत्त में ये केंद्र हो गया और ये त्रिज्या है। अब त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? 6 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या है हमारी 6 सेंटीमीटर।
ये कोण जो बन रहा है वो हमारा कितना है 60 अंश का। सही है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्या खंड क्या होता है, ये देखो ये वृत्त बनाया, इस वृत्त में ये दो त्रिज्याओं के बीच जो है ना, ये इसको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहते हैं। ये ज्ञात करना है। हमें त्रिज्या दे रखी है और बीच ये कोण कितना बन रहा है वो दे रखा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 अंश। इसका सूत्र होता है त्रिज्या खंड का, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग तो होता ही है वृत्त, लेकिन गुणित लिखते हैं यहाँ पर थीटा बटे 360। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग तो होता ही है, थीटा बटे 360 और लग जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। मान रख देंगे, हमें मालूम है पाई का मान 22/7 होता है। हमने पाई का मान 22/7 रख दिया। आर का मान कितना है 6, तो 6 गुणित 6 लिख दिया क्योंकि वर्ग दिया था। इसके बाद हम बात करते गुणा लगाया हमने, थीटा वर्ग कितना है 60/360। किसी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब जो कट रहे हैं हम जानते हैं ऊपर नीचे कट जाते हैं और तिरछे में कट जाते हैं, बाजू बाजू नहीं कटते हैं। तो हम ये शून्य से शून्य कटते दिख रही, काट दिया हमने। 6 एकम 6 और 6 एकम 36, तो ये कटना है, भाग दे रहे हैं एक साथ। अब 6 एकम 6 और 6 एकम 6 अब नहीं कट रहे हैं, तो गुणा कर लेंगे ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। ऊपर गुणा करेंगे, देखिएगा 6 दूनी 12 के 2 हाथा 1, 6 दूनी 12 1 13 132 बटे नीचे क्या है 7 ही दिख रहा है और वर्ग सेंटीमीटर। आंसर हो गया। अच्छा सवाल है, छोटा सवाल भी आते रहता है परीक्षा में। अब इसका अथवा देखिए, अथवा क्या था, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब देखना, हम बता रहे हैं कि ये हमारे पास वृत्त है। चतुर्थांश क्या होता है इसमें देखेंगे, आपने समकोण निर्देशांक पद्धति देखी होगी। ये x अक्ष होती थी और ये y अक्ष होती थी। तो देखो आप, जो चतुर्थांश मतलब ये कहलाता है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अंडरस्टूड है, चतुर्थांश मतलब थीटा का मान 90 अंश होगा। सही है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमें सूत्र में त्रिज्या की जरूरत पड़ती, त्रिज्या हमारे पास नहीं है, परिधि है। परिधि समझते क्या होती है, हम कहते हैं प्रकार की नोक कहीं रखते और पेंसिल वाले भाग को घुमाते हैं और वृत्त मिल जाता है। तो पेंसिल जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा है वो परिधि कहलाती है, राउंड वाली परिधि कहलाती है। ये परिधि दे रखी है, इसके माध्यम से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हमें दिया था जो परिधि है वृत्त की वो हमें दे रखी थी 22। परिधि का वृत्त की परिधि का सूत्र मालूम है हमें 2πr होता है। क्या होता है 2πr बराबर 22। क्या कर रहे हैं हम, यहां से पहले r ज्ञात कर रहे हैं, तब इस सूत्र में r का मान रखेंगे। और थीटा तो 90 है, ये मान चतुर्थांश के लिए 90 अंश रहता थीटा का मान। तो यहां देखेंगे 2 पाई का मान 22/7 गुणित r बराबर 22। अब देखिए ये बराबर दोनों तरफ कट जाते हैं, ऊपर के काट दिए 22 से कम 22, 22 से कम 22। तो r बराबर ये 7 ऊपर जाएगा 7 और ये बटे में 2, 7 एकम 7 होगा, ये बटे में 2 आ जाएगा। यहाँ गुणा करना है, भाग करेगा, त्रिज्या का मान हमें 7/2 सेंटीमीटर हो गया। और थीटा कितना है हमारा चतुर्थांश के लिए 90 अंश। 4 चतुर्थांश होते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 90 का कोण बनाते केंद्र पर। क्लियर। अब हम बात करते हैं, क्या लिखा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख दो। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग तो आएगा ही, गुणित थीटा बटे 360। दूसरी बार लिख रहा हूं, शायद आपको याद ही होगा पाई यानी कितना होता है 22/7। आर कितना दिया है 7/2। कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 बार। गुणित थीटा कितना है हमारे पास 90। थीटा हमने निकाला है चतुर्थांश की वजह से। हम जानते हैं ये समकोण निर्देशांक पद्धति से यदि हम बनाते वृत्त के अंदर, तो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है।
तो हमें 4 चतुर्थांश मिलते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यदि आप इस व्रत को 20 से अलग करोगे, एक चांदा बनेगा, चांदा 180 का होता है, नीचे वाला फिर 180 का होगा, 360 का कौन होता है टोटल ये, तो ये 90 का होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ 90/360, शून्य से शून्य काट दी। अब 9 कट रहा है, 9 से 36 कट रहा है, 9 एकम 9, 9 जो को 36 सही है। अब कट रहा 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब नहीं कट रहा है तो आप देखिएगा 7 का 7 से गुणा करेंगे अपन, 49 आएगा, 49 का 11 से करेंगे हम। हाँ 7 कट रहा है, ये देखिएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 सही है। अब कोई संख्या नहीं कट रही, 11 का 7 से करेंगे, 11 7 77 बटे में 2 दूनी 4, दूनी 8, वर्ग सेंटीमीटर सही है। ऊपर कोई संख्या नहीं बच रही है, 11 का 7 से करेंगे 77 और ये 2 दूनी 4, दूनी 8, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, ये उत्तर हो गया। इसका हमने अथवा 15 का अथवा भी पूरा कर लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। एक पासे को एक बार फेंकने पर आवाज संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं पासे में 6 फलक होती है। कितनी फलक होती है? 6। ये देखिएगा पासा मेरे पास है, इस टाइप से इसको फलक कहते हैं। ऐसी 6 फलक होती है। क्या होता है, किसी फलक पर एक अंकित रहता है, किसी पर 2 रहता है, किसी पर 3, किसी पर 4, किसी पर 5, किसी पर 6 रहता है। यानी ये प्रतिदर्श बिंदु कहलाते हैं। जब इस टाइप के सवाल होते हैं करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लिखते हैं, एस लिखते हैं, NS लिखते हैं, E लिखते हैं, NE लिखते हैं और P बराबर NE/NS से सूत्र लिखते हैं। अब ये प्रायिकता के सवालों में ये सूत्र लगता है। अब देखिए एस क्या होता है, प्रतिदर्श बिंदु होते हैं। पासे पर 6 फलक होते हैं और उन फलकों पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की, इस प्रकार से ये चिन्ह, जैसे 5 तो 5 बार ये ब्लैक आपको दिख रहे होंगे, निशान बने होते हैं। तो इस टाइप से हम कहते हैं ये प्रतिदर्श बिंदु कहलाते हैं। ठीक है। अब NS क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6। जैसे ही n लगता है तो इसमें कितने अवयव हैं वो लिखना पड़ता है। कितने हैं? 6। यहाँ पर 6 लिख दिए। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, आवाज संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आवाज संख्या क्या होगी? 2 3 5, जिसमें खुद का भाग जाए वो आवाज। 2 3 5 आवाज संख्या है। कितनी है जी? 1 2 3 3 है तो 3 लिख देंगे। क्लियर। अब आप इस सूत्र में मान रख लो, NE का मान कितना है? 3 है और NS का मान कितना है? 6। काटेंगे हम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। दूसरा देखिएगा, एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। क्लियर। इस डिब्बे में से एक कंचा द्रक्षा निकाला जाता है, सफेद कंचा निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम इसी का अथवा कर रहे थे, यही कर दे रहे हैं बाद में। प्रायिकता P बराबर NE/NS होता है। ये अनुकूल प्रस्थिति बटे कुल प्रस्थिति होती है। अब यहाँ कुल प्रस्थिति की बात करते तो आप देखिएगा 5 लाल गेंद हैं, 8 सफेद हैं और 4 हरी। इनको जोड़ेंगे तो ये कुल प्रस्थिति हो जाएगी 5 और 8 13, सही है। 13 और 4 17, तो अपान में 17 आ जाएगा। क्लियर। कौन सी कंचा निकाल रहे हैं हम? सफेद। और सफेद वाले कितने हैं? 8। तो 8 कहाँ जाएगा? ऊपर। सवाल ही हो गया। 2 नंबर में देखने को मिलते रहता है। कोई दिक्कत क्या? फार्मूला याद करो, उसमें वैल्यू रख दो। टोटल कितने कंचे हैं वो बटे में लिख दिया है, और जो निकालना है वो अनुकूल परिस्थिति में जाता है। सफेद निकालना, सफेद 8 थे तो 8 ऊपर चला गया। क्लियर।
अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यदि P बराबर 0.05 हो तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। सवाल नंबर हमारा 17 हुआ है। हम जानते हैं P धन P नहीं बराबर 1 होता है, बराबर 1 होता है, ये सूत्र है हमारा। अब P का मान कितना दे रखा हमें 0.05 धन P नहीं बराबर 1, इसका मान यहां रख दिया हमने जो दिया था वो। अब P नहीं यही रहेगा, 1 ऋण 0.05 पक्षांतर कर दिया, इसको लाया था, ऋण का हो गया। अब 1 में से हम 0.05 घटाएंगे, ये दशमलव आना चाहिए, कोई संख्या नहीं, दशमलव के बाद हमने 0 लगा दी घटाने के लिए। 10 यहाँ आपको मानो 10 में से 5 बचेगा, यहाँ ये 9 बचेंगे और यहाँ 0, ये घटाया हमने तो क्या मिला, P नहीं बराबर 0.95, ये हमारा उत्तर हो गया। इसका अथवा देखिए, अथवा क्या था, एक पांसे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी पढ़ा था पहला जो सवाल, ऐसे ही करेंगे, इसको भी हम एस लिखेंगे, एनएस लिखेंगे, ई लिखेंगे, एनई लिखेंगे और पी बराबर एनई बटे एनएस लिखेंगे। अब देखिएगा, एक पांसे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या, तो हम पांसे की बात करते हैं, पांसे की फलकों पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 तक की संख्या अंकित होती है, वो लिख दी हमने। तो एनएस का जो मान होगा वो कितना होगा, 6, कितना होगा 6 अवयव है इस समुच्चय के अंदर। जैसे ही एन लगता है तो बताना पड़ता है कि ऊपर वाले समुच्चय में कितने अवयव, वो यहाँ लिखने पड़ते हैं। इसके बाद ई की बात करते हैं। ई क्या है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। हम जानते हैं वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता विषम संख्या कहलाती है। इसमें आप देखो विषम संख्या 1 3 5 मिलेगी हमें, तो ई में लिखेंगे हम 1 3 5। क्यों लिखा, इनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता। हमें मालूम है वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, पूरी बार नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाती है। इसमें देखा हमने 1 3 5 थी, 1 3 5 हमने ले दी थी। अब एन की बात करते हैं, एन में कितने अवयव होगा देखिएगा आप, 1 2 3, तो 3 लिख देंगे, 3 अवयव है ना इसमें। ई में कितने, 3 अवयव, 3 लिख देंगे यहाँ पर। अब मान रखेंगे तो इसका मान 3 था, इसका मान 6 था, इसको हल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 17 को पूरा किया।